नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न विथ रूबी में। दोस्तों मैं आप हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रही हूँ। UGC नेट से TGT PGT के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है, जो 2012 से लेकर 2019 तक के, उन प्रश्नों को मैं करवा रही हूँ। तो इससे जो पहले वाला वीडियो है उसमें मैं 20 प्रश्नों को करवाई हूँ। आज मैं लेके आई हूँ जो क्रम से लगाने वाले प्रश्न होते हैं, वो प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और UGC के एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि जो क्रम से लगाने वाले प्रश्न हैं उसको कैसे पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, स्टूडेंट, जो उसको बस याद कर लेते हैं कि उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, और बस उसे याद कर लेते हैं। लेकिन फिर जब वो प्रश्न जब आता है तो हम उसे भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी जो क्रम से लगाने वाले जो प्रश्न है उसको कैसे याद करना है, उसको कैसे पढ़ना है, और जो अपने नोट्स बनाना है, यानी कि जब भी हम कुछ होता है जो हमें नोट्स बनाना होता है, एक प्रीवियस ईयर प्रश्न का और दूसरा जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें 2 नोट्स बनाने होते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर का जो नोट्स होता है उसको कैसे बनाना है मैं आज आपको बताऊंगी। यहाँ मैं लगभग 15 प्रश्न लेके आई हूँ और 15 प्रश्न से 4-4 ऑप्शन है, तो यानी कि लगभग 60 प्रश्न आज आपके बनेंगे। तो बिना देर के हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जो सबसे पहला जो ये जून 2012 का प्रश्न है, और इसमें जो सारे प्रश्न हैं जितना भी मैं क्रम से लगाने वाले प्रश्न लाई हूँ, इसमें कुछ जून के भी हैं और कुछ दिसंबर के भी हैं। तो जो क्रम से लगाने वाले प्रश्न थे उसको मैं एक ही साथ लेके आ गई हूँ। और अगले वीडियो में मैं बताऊंगी जो मिलान करने वाले प्रश्न होते हैं उसको कैसे बनाना है, और उसके अगली वीडियो में बताऊंगी कि जो स्थापना और तर्क वाले प्रश्न रहते हैं। और फिर जो उसके अगले जो वीडियो बनेगा उसमें मैं जो अवतरण बोध होता है, अध्ययन बोध वाला, जो पैसेज जो आते हैं, अब तो 2 पैसेज आते हैं, तो उसको कैसे बनाना है वो मैं एक एक वीडियो में बताती चली जाऊंगी। तो आज जो पहला प्रश्न लेके आई हूँ ये हमारा इतिहास ग्रंथ है, जो हमारे साहित्य का जो ग्रंथ है उसको 4 दे दिया था, उसको क्रम से लगाना है। तो जो है कि इस्तबार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, और दूसरा ऑप्शन था सीवी सिंह सरोज, और तीसरा था मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, और जो चौथा था मिश्र बंधु विनोद। ये कौन हो गया? तो ये जो चारों हो गया ये हमारा इतिहास ग्रंथ हो गया। तो ये कब कब आया है हमको ये याद करना होगा, और साथ ही में जो इसके जो लेखक हुए हैं वो कौन कौन है। तो आइए देख लेते हैं। जो सबसे पहले हो गया इस्तबार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, ये इसके जो लेखक हो गए हैं वो हो गए हुए हैं गारसा द तासी। ये एक फ्रेंच साहित्यकार थे, और इन्होंने ही हिंदी साहित्य के इतिहास का जो सबसे पहला जो कोशिश हुआ है वो गारसा द तासी ने किया है। इसके 2 भाग हैं, एक 1839 में है, आप नोट करते चले जाइए कॉपी में, एक 1839 में है, और जो दूसरा भाग आया है वो 1847 ईस्वी में है। उसके बाद जो है दूसरा शिव सिंह सरोज जो है इसके जो लेखक हो गए वो शिव सिंह सेंगर। और ये जो कब आया है, तो ये जो आया है ये 1883 ईस्वी में आया है। और ये अकेले भी जब हम प्रीवियस ईयर वाला प्रश्न जो करेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये ऐसे ही आया हुआ है कि शिव सिंह सेंगर का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो ये 1883 ईस्वी में आया है। उसके बाद जो है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये जो है ये जॉर्ज ग्रेशन का है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1888 ईस्वी में है। और जो चौथा हो जाएगा मिश्र बंधु विनोद, तो ये जो है ये मिश्र बंधु विनोद जो है ये जो हमारे मिश्र बंधु हैं उनका है। और इसके 4 भाग हैं, जो 3 भाग आया था 1913 में, और जो चौथा भाग आया था वो 1914 में आया है। चौथा भाग जो आया है ये 1934 में आया है, और जो 3 भाग था वो 1913 में आया है। तो अब देख लेते हैं इसको क्रम से कैसे लगाना है। तो सबसे पहले तो गारसा द तासी हो जाएंगे, उसके बाद शिव सिंह सरोज, उसके बाद तीसरा जो हो जाएगा मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, और जो चौथा हो जाएगा मिश्र बंधु विनोद। तो इन प्रश्नों को आपको जब बनाएंगे तो आपको कॉपी में ऐसे ही नोट्स करने जाना है कि कौन सी रचना कब आई है, और साथ ही जो उसके लेखक है वो कौन है, ये आपको वहाँ पे क्लियर करना होगा। तो इससे क्या होगा, जो आगे जो प्रश्न आएंगे वो आप आसानी से हल करते चले जाएंगे। उसके बाद जो देख लेते हैं दूसरा कौन सा था,
तो दूसरा जो था कि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये चारों क्या हैं, ये हमारे छायाबद्ध जो युग है उनके चारों कवि है। तो इनको था कि जन्म काल के अनुसार इनको क्रम से सजाना था, इनको जन्म काल के अनुसार सजाना था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ है, तो 1889 ईस्वी में, सुमित्रानंदन पंत का 1900 में, और निराला का 1896 ईस्वी में, और महादेवी वर्मा का 1907 ईस्वी में। जब ऐसे आप याद कर लेंगे, उसके बाद आपको देखना होगा कि 1800 जैसे जब सबसे पहले आ जाएंगे जयशंकर प्रसाद, उसके बाद आ जाएंगे निराला, उसके बाद आ जाएंगे सुमित्रानंदन पंत, और जो सबसे छोटी हो गई महादेवी वर्मा। ये छायावाद के जो चारों कवि हो गए, इसको ऐसे क्रम से लगाना है। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो है ये काव्य है, देख लेते हैं किन कौन कौन काव्य है। तीसरा प्रश्न में है गीत फरोश, युगबानी, हरी घास पर क्षण भर और ये कुकुरमुत्ता। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि गीत फरोश किसका है। तो गीत फरोश जो है वो भवानी प्रसाद मिश्र का है, भवानी प्रसाद मिश्र का है। उसके बाद युगबानी सुमित्रानंदन पंत का है। उसके बाद हरी घास पर क्षण भर ये अज्ञे का है, और उसके बाद कुकुरमुत्ता ये निराला का है। अब जो देखना होता है कि ये कब कब आया है, इसका जो प्रकाशन वर्ष। तो सबसे पहले गीत फरोश जो आया है ये 1953 ईस्वी में आया है। उसके बाद जो हो गया कुकुरमुत्ता, इसको मैं यहाँ से मिटा देती हूँ। उसके बाद आ जाता है कुकुरमुत्ता जो है ये 1942 ईस्वी में है, और हरी घास पे क्षण भर ये 1949 ईस्वी में है, और जो युगबानी है ये 1939 ईस्वी में है। तो सबसे पहले क्या हो गया, तो सबसे पहले हो गया युगबानी, और उसके बाद हो जाएगा कुकुरमुत्ता, उसके बाद हरी घास पर क्षण भर, और उसके बाद हो जाएगा गीत फरोश। इसको वैसे क्रम से लगाना है। और साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि किस लेखक का है, उनका जन्म वर्ष भी आपको याद कर लेना होगा। तो ये सब मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, या आगे और मैं बताऊंगी, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। उसके बाद जो हमारे हिंदी साहित्य काल में जो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन हुआ है, उसके अंदर कौन कौन से युग आए हैं उसका दिया हुआ है, उसको मिलान करना था। तो प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद और प्रपत्तवाद, ये 4 बाद हो गए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले छायावाद हो जाएगा। छायावाद का जो देख लेते हैं कि छायावाद का समय कब से कब तक था। तो छायावाद का जो समय था वो था 1918 से 1936 तक। उसके बाद हो जाता है प्रयोगवाद का जो समय है वो 1943 में शुरू हुआ है, जब अज्ञे ने तार सप्तक की स्थापना की थी तभी। उसके बाद प्रगतिवाद, तो प्रगतिवाद जो है ये 1936 से लेके 1942 तक। उसके बाद है प्रपद्यवाद जो है ये 1956 में आया है। दोस्तों बहुत से आदमी को ये प्रपद्यवाद नहीं पता होगा, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि ये प्रपद्यवाद को नकीनवाद भी कहते हैं, और नकीनवाद के अंतर्गत 3 जो हमारे कवि आते हैं, ये तीनों बिहार के कवि हैं, और इनके नाम का एक एक अक्षर है। तो 9 से हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा, दूसरे हो जाएंगे केसरी कुमार, फिर और जो 9 से है ये 9 से नरेश हो जाएंगे। इसे आप नोट कर ले, क्योंकि एक बार ये भी आ गया था, ये 4 कवि का दे दिया था और पूछा था कि नकीनवाद में कौन कौन से कवि आते हैं। तो ABC करके देखना था, जो चौथा ऑप्शन था उसको आपको छांटना था। तो यहाँ से 9 से आप नलिन बिलोचन शर्मा, के से हो जाएगा केसरी कुमार, और 9 से नरेश मेहता, यानी कि ये नकीनवाद हो गया। और नकीनवाद को ही प्रपद्यवाद भी कहते हैं, और प्रपद्यवाद का जो समय हो गया वो 1956 हो गया। तो आप देख लेते हैं कि जो सबसे पहले हुआ छायावाद आया, तो सबसे पहले छायावाद, उस छायावाद के बाद प्रगतिवाद आया था। प्रगतिवाद के जो युग कवि हैं वो भी मैं बता चुकी हूँ, जैसे नागार्जुन प्रसिद्ध कवि थे।
और उसके बाद है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद में अज्ञे हो गया, अज्ञे ने जब तार सप्तक की जब स्थापना की तभी से उस युग प्रयोगवाद शुरू हुआ है। उसके बाद आ जाता है प्रपद्यवाद, जो सबसे अंतिम हो जाएगा वो प्रपद्यवाद हो जाएगा। उसके बाद जो आ जाता है जो पांचवा जो है ये जो भारतीय काव्य शास्त्री जो हुए हैं उनको क्रम से सजाना था। ये 4 दे दिया गया था। तो इसमें सबसे पहले कौन आएंगे, तो सबसे पहले भरत मुनि आएंगे, क्योंकि भरत मुनि दूसरी शताब्दी में आते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि जब भी अगर काव्य शास्त्र की बात होती है तो भरत मुनि से ही शुरुआत होती है दूसरी शताब्दी में। और यहाँ पे मैं इनके जो ग्रंथ हैं वो भी बता देती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रीवियस ईयर प्रश्न को करने से यही होता है कि जो उनसे संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आप यहाँ पे नोट कर लें, याद कर लें, तभी आगे के जो प्रश्न होंगे वो आपसे सॉल्व होंगे। तो भरत मुनि की जो रचना है वो नाट्यशास्त्र है, नाट्यशास्त्र है। और उसके बाद जो हो जाएंगे आनंदवर्धन का देखते हैं, तो आनंदवर्धन हो जाएंगे 9वीं शताब्दी में। और इनका जो ग्रंथ है वो हो जाएगा ध्वन्यालोक। और विश्वनाथ हो जाएंगे 14वीं शताब्दी में। और इनका जो ग्रंथ है वो हो जाएगा साहित्य दर्पण। और उसके बाद इसमें अंतिम हो जाएंगे जगन्नाथ, जो कि 17वीं शताब्दी में है। और इनका जो ग्रंथ है वो रस गंगाधर। जब हम पिछले वीडियो में देखे थे प्रीवियस ईयर, तो उसमें यही पूछा गया था कि रस गंगाधर के रचयिता कौन है, तो जगन्नाथ है। तो ये प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है वो ऐसे ही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो आप जब यहाँ पे इसे कर लेंगे तो जब भी अगर ये प्रश्न आएगा कि ये भरत मुनि का कौन सा ग्रंथ है, तो आपको नाट्यशास्त्र ऐसे ही याद हो जाएगा। इसको मैं एक याद करने का एक ट्रिक भी बता देती हूँ कि भरतनाट्यम, हम सभी जानते हैं कि जो भरतनाट्यम है क्या है, वो हमारा एक जो सांस्कृतिक नाट्य शैली है। तो भरत से आप प्रयास रखते हैं भरत, और नाट्य से नाट्यशास्त्र, यानी कि भरतनाट्यम तो हम सभी के दिमाग में रहता ही है। तो यहाँ से आप इसे याद कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, आवा, चाक, आपका बंटी और रुकोगी नहीं राधिका, ये चारों जो है ये उपन्यास है। और ये चारों ये कॉमन है कि ये चारों जो हमारी महिला उपन्यासकार है उनकी ही रचना है। तो इसको क्रम से लगाने के लिए दे दिया था। तो आप देखते हैं इसको कैसे करना है। तो इसमें जो सबसे पहले है कि आपका बंटी, तो आप जो कि आपका बंटी जो हमारे सिलेबस में भी आया हुआ है, तो ये सबका आप लोग को याद होगा। तो ये 1971 या 72, कहीं कहीं 71 भी दिया हुआ है, कहीं कहीं 1972 भी दिया हुआ है। उसके बाद है आवा जो है ये 2000 में है। और इसकी जो लेखिका हो गई वो हो गई चित्रा मुग्दल। उसके बाद है चाक जो आया है ये 1997 ईस्वी में आया है। और ये जो है ये मृदुला गर्ग की रचना है, और आपका बंटी मन्नू भंडारी का है, ये हम सभी जानते होंगे। और इसके बाद है रुकोगी नहीं राधिका, ये उषा प्रियवंदा की है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये 1967 ईस्वी में है। और ये किसका है, तो ये उषा प्रियवंदा की है। ये मैं उषा प्रियवंदा का जो नाटक उपन्यास है उसको मैं क्रम से लगाने का भी बता चुकी हूँ। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अब देखने होगी, सबसे पहले आ जाएगा रुकोगी नहीं राधिका, उसके बाद आ जाएगा आपका बंटी, उसके बाद होगा चाक, और उसके बाद होगा आवा। अब उसके बाद जो देख लेते हैं 7वां प्रश्न क्या है। तो 7वां में है जो हमारे काव्य है उसको दिया हुआ है। तो देख, साकेत, प्रिय प्रवास, तुलसीदास और कृष्णायन, ये 4 हो गए। तो सबसे पहले देख लेते हैं साकेत किसकी रचना है। तो साकेत जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ये हम सभी जानते हैं। और उसके बाद देख लेते हैं कि साकेत का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो साकेत का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1936 ईस्वी में है। उसके बाद प्रिय प्रवास, ये किनका है, तो ये अयोध्या सी उपाध्याय हरिऔंध। और ये इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये 1914 ईस्वी में है। और प्रिय प्रवास को जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। और ये भी प्रश्न कितनी बार पूछा गया है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है वो प्रिय प्रवास है। और ये अयोध्या सी उपाध्याय हरिऔंध की रचना है।
और ये इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1914 है। उसके बाद देख ले तुलसीदास निराला की रचना है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और तुलसीदास का जो प्रकाशन वर्ष है ये 1938 ईस्वी में है। उसके बाद देख लेते हैं कृष्णायन। तो कृष्णायन जो है ये द्वारिका प्रसाद का है। द्वारिका प्रसाद, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1942 ईस्वी में। दोस्तों एक और कृष्णायन जो है इसकी एक और लेखिका भी है काजल ओझा वैद्य, और इसका जो प्रकाशन वर्ष हुआ है 2008 ईस्वी में हुआ है। तो आप इसे ध्यान में रख ले, ताकि अगर कभी ये प्रश्न पूछा जाए तो आप अगर ऑप्शन में काजल ओझा वैद्य हो तो उन पर आप टिक कर सकते हैं। अब पहले अगर द्वारिका प्रसाद हो तो उन्हीं पे टिक कीजिएगा। ये मैं जब सर्च कर रही थी तो मुझे ये मिला कि कृष्णायन जो है ये काजल ओझा वैद्य भी एक लेखिका है, उनकी भी एक रचना है। तो अब देख लेते हैं इसमें जो सबसे पहले क्या हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा 1914 में, यानी कि प्रिय प्रवास। उसके बाद हो जाएगा साकेत, उसके बाद हो जाएगा तुलसीदास, और उसके बाद हो जाएगा कृष्णायन। उसके बाद जो 8वां प्रश्न है देख लेते हैं। ये 4 कवि हैं, 4 लेखक हैं, उनके जन्म काल के अनुसार उनको क्रम से लगाना था। जो था सोहनलाल द्विवेदी, सूरदास, केशव दास और जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो सबसे पहले देख लेते हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। तो इनका जो जन्म वर्ष है वो 1906 ईस्वी में है। उसके बाद है सूरदास जी। तो सूरदास जी का जो है वो 1478 ईस्वी में है। उसके बाद केशव दास जी, इनका जो है ये 1555 ईस्वी में है। उसके बाद जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये जो है ये इनका 1866 ईस्वी में है। दोस्तों इसको आप ऐसे भी याद रख सकते थे कि सबसे पहले भक्ति काल आया, तो भक्ति काल के कौन से कवि है? सूरदास जी। अगर आपको प्रकाशन वर्ष नहीं याद होता है तो वो कैसे बन जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले कौन सा आया काल, भक्ति काल। तो भक्ति काल के जो कवि हो गए वो सूरदास। उसके बाद आया रीति काल के जो कवि हो गए केशव दास। उसके बाद आ जाएगा द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग के कवि हो गए जगन्नाथ दास रत्नाकर, और उसके बाद है ये सोहनलाल द्विवेदी, ये सबसे छोटे हो जाएंगे। अब जो अगला प्रश्न है कुकुरमुत्ता, दीपशिखा, पल्लव और कामायनी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुकुरमुत्ता है और यहाँ भी कुकुरमुत्ता है। ये जून का प्रश्न था और ये दिसंबर का प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं कि जो यूजीसी में जो एग्जाम होता है वो कितना प्रश्न रिपीट हो रहा है। सेम है, ये पेपर 2 था और ये पेपर 3 था। इसमें भी जो प्रश्न है वो सेम आए हुए हैं, कितने सारे प्रश्न। तो आपको यहाँ पे कुकुरमुत्ता 1942 में हो जाएगा, दीपशिखा 1942 में, पल्लव 1928 में और कामायनी 1935 में। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की, पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की, दीपशिखा महादेवी वर्मा की और कुकुरमुत्ता जो हो गया ये निराला का। तो इसमें जो सबसे पहला जो आएगा पल्लव जो 1928 में है, उसके बाद कामायनी जो 1935 में है, और उसके बाद दोस्तों ये ऑप्शन में आपको देखना होगा कि जो दीपशिखा और कुकुरमुत्ता, ये ऑप्शन में ऐसा हिसाब से ऐसा रहेगा जैसे सबसे पहले तो दे देता पल्लव कामायनी और ये दोनों साथ साथ ही है, तो ये हो जाता। अगर फिर भी अगर आपसे नहीं हो पाता तो आपको ये करना होगा कि देखना होगा कि जो निराला का जन्म अगर पहले है तो उनकी रचना पहले है, और बाद में जो दीपशिखा है तो महादेवी की बाद में है जन्म उनका, तो आप पहले पल्लव दे देते, कामायनी दे देते, कुकुरमुत्ता और उसके बाद दीपशिखा दे देते। उसके बाद जो अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये दिनकर की डायरी, बट पीपल, संस्कृति की 4 अध्याय और मिट्टी की ओर, ये चारों जो रचना है ये जो दिनकर की गद्य रचना है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले इनकी डायरी है। डायरी जो है ये आई है 1973 ईस्वी में, ये डायरी के अंतर्गत पढ़ना है क्योंकि डायरी है ये दिनकर की। उसके बाद है बट पीपल, ये उनका निबंध है, और बट पीपल जो आई है 1961 ईस्वी में। इसके बाद संस्कृति की 4 अध्याय, ये इतिहास ग्रंथ है जो 1956 में आई है और हमारी यूजीसी के पाठ्यक्रम में 10वीं इकाई में से शामिल किया गया है। उसके बाद है मिट्टी की ओर, ये भी निबंध है, ये 1946 ईस्वी में आई है। इसको जब क्रम से लगाना होगा तो सबसे पहले आ जाएगा मिट्टी की ओर, उसके बाद संस्कृति की 4 अध्याय, उसके बाद बट पीपल और उसके बाद दिनकर की डायरी। उसके बाद जो देख लेते हैं हमारा 11वां प्रश्न, ये प्रेमचंद्र का उपन्यास है, गबन, गोदान, सेवा सदन और रंगभूमि, ये चारों हो गया प्रेमचंद्र के उपन्यास। और प्रेमचंद्र के उपन्यासों को क्रम से कैसे लगाना है इसमें 4 दिए हुए और बाकी उनके 8-9 उपन्यास है। इसको मैं एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो गबन जो है ये 1931 ईस्वी में है,
उसके बाद गोदान है 1936 ईस्वी में। इसके बाद सेवा सदन 1918 ईस्वी में है। और उसके बाद जो रंगभूमि है, ये रंगभूमि 1925 ईस्वी में है। ये प्रेमचंद्र के 4 उपन्यासों को क्रम से लगाना था, और सारे उपन्यास हैं वो भी क्रम से लगाने के लिए दे दिया जाता है। तो आपको इसके लिए पूरा याद करना होगा कि उनके उपन्यासों को कैसे क्रम से लगाना है। और ये मेरा जो सबसे पहला वीडियो है उसको आपको देख लीजिएगा, तो उससे ये प्रश्न आपके बन जाएंगे। उसके बाद जो आ गया कि भग्नदूत, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार और बाबरा अहेरी, ये क्या है? ये अज्ञे के काव्यों को क्रम से लगाना है। इससे पहले भी हरी घास को क्षण भर हम कर चुके हैं, तो ये अज्ञे के 4 काव्यों को क्रम से लगाना था। तो मैं अज्ञे पर एक वीडियो अलग से बना चुकी हूँ कि आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसको जो लगाना है कि अज्ञे कहते हैं कि वो भग्नदूत है। भग्नदूत आया है 1933 ईस्वी में। अज्ञे कहते हैं कि वो भग्नदूत है और चिंतित है तेलम के लिए, हरी घास पर क्षण भर। तो क्या है उसके बाद हरी घास के क्षण भर आएगा 1949 ईस्वी में। आंगन की पार द्वार 1961 ईस्वी में। और बाबरा अहेरी, बाबरा अहेरी जो आया है वो 1954 ईस्वी में आया है। इसको जो क्रम से लगाना तो सबसे पहले आ जाता है कि 1933 यानी कि भग्नदूत, उसके बाद हरी घास पर क्षण भर, उसके बाद बाबरा अहेरी, और उसके बाद आंगन के पार द्वार। इनके जो जितने काव्य है 12-13 काव्य है, उनको आपको कैसे क्रम से याद करना है आप जो आगे की एक वीडियो में अलग से बना चुकी हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा 13वां प्रश्न है कि अंधेरे में, असाध्य बीना, सरोज स्मृति और पटकथा, ये चारों क्या एक कविता है और इसको पूछा गया था कि इसको कैसे क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अंधेरे में। तो जो अंधेरे में है ये 1964 ईस्वी में आई है। किसकी है? तो ये मुक्तिबोध की है। और अंधेरे में किस काव्य संग्रह में शामिल है? तो ये चांद का मुंह टेढ़ा में है। और चांद का मुंह टेढ़ा 1964 में है। उसके बाद है असाध्य बीना। असाध्य बीना किसकी है? तो ये अज्ञे की है। दोस्तों देख रहे हैं प्रश्न कितना रिपीट होता है। तो ये अज्ञे की है। और ये किस काव्य संग्रह में है? तो ये आंगन के पार द्वार में है। और आंगन के पार के द्वार कितना हो गया प्रकाशन वर्ष? 1961 ईस्वी में है। उसके बाद सरोज स्मृति जो निराला की है 1935 ईस्वी में। उसके बाद ये पटकथा ये धूमिल की है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष मुझे नहीं मिला है, अगर आपको पता है तो आप इसे कमेंट में बता सकते हैं। ये पटकथा धूमिल की, और धूमिल का जो जन्म हुआ है वो 1936 ईस्वी में हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो क्रम से लगाना था, अगर आप 3 लगा देते जैसे सरोज स्मृति, उसके बाद असाध्य बीना और अंधेरे में, अगर एक आप देख लेते ये लास्ट में ही था, तो यहाँ पे धूमिल का जन्म 1936 में हो गया। तो यानी कि वो सबसे छोटे हुए, तो उनकी कविता जो बाद में आई है। उसके बाद जो है चित्रलेखा, विराटा की पद्मिनी, बूंद और समुद्र और सुहाग के निपुण, ये चारों उपन्यास है। तो सबसे पहला जो है कि चित्रलेखा किसका है? तो चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की है। या भगवती चरण वर्मा को उपन्यासों को क्रम से कैसे लगाना है इस पर मैं एक अलग वीडियो बना चुकी हूँ। तो जो चित्रलेखा है वो 1934 ईस्वी में आई है। उसके बाद है विराटा की पद्मिनी, ये 1936 ईस्वी में आई है। और इसके जो लेखक हो गए वो हो गए वृंदावन लाल वर्मा। उसके बाद बूंद और समुद्र ये 1956 ईस्वी में है। और सुहाग के नुपुर ये 1960 ईस्वी में है। और ये जो दोनों है ये अमृतलाल नागर का है। तो इसको जो क्रम से लगाना है तो सबसे पहले चित्रलेखा, उसके बाद विराटा की पद्मिनी, उसके बाद बूंद और समुद्र और सुहाग के नुपुर। तो ये 14 प्रश्न मैं आज लेके आई थी। ये जितने भी प्रश्न हुए ये जून के थे और ये दिसंबर के थे। इसको क्रम से लगाने वाले प्रश्न है, इसको ऐसे ही याद करना है, ऐसे ही आपको नोट्स बनाना है और ऐसे ही पढ़ना है। उससे क्या होगा कि आगे की वीडियो में बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं वो जो यूजीसी में घुमा के पूछा गया है। 2-3 प्रश्न तो आप यहीं पे देखे हैं। तो इसीलिए जो रचना या फिर जो लेखक दिया गया है उसके बारे में आपको पूरा पढ़ना होता है। प्रीवियस ईयर प्रश्न को सॉल्व करने का भी मतलब यही है कि अगर कुछ दिया हुआ है तो उसके बारे में पूरा आपको विस्तार से पढ़ना है। तो दोस्तों आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।